हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस सीरीज में क्वेश्चन बैंक का क्लास चल रहा है। पिछले वीडियो में आपने सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री और जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी चैप्टर 6 तक का क्वेश्चन बैंक का क्लास किया है। और उसके बाद अब जो इस वीडियो में आप पी ब्लॉक यानी चैप्टर नंबर 7 का क्लास करेंगे। तो इस चैप्टर नंबर 7 में जो प्रश्न है उसके बारे में आप सबको मालूम है कि यह क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, जो 2009 से लेकर के 2025 तक जितना भी प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया उसी का एक संकलन है, उसी का एक कलेक्शन है। तो चलिए हम फिर अपने चैप्टर पर आ जाए। ये टॉपिक है आज का पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें बहुत सारे प्रश्न प्रत्येक साल पूछा जाता है इस चैप्टर से। आपको पहले से मालूम है कि पी ब्लॉक में 8 मार्क का प्रश्न सिलेबस के मुताबिक है, लेकिन इस चैप्टर की इतना महत्व है कि इसमें क्वेश्चन उससे ज़्यादा मार्क का भी पूछा जाता है। आप देखिए, जैसे आप देखिएगा हर ईयर में क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। तो इस रिएक्शन में दो बातें होती है। क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि दो कंडीशन है इस रिएक्शन में, एक ये कि क्लोरीन अधिक हो सकता है और दूसरा कंडीशन है कि अमोनिया अधिक हो सकता है। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि अमोनिया की अधिकता की बात हो रही है। तो अमोनिया जब अधिक रहेगा तब क्या बनेगा, यदि क्लोरीन अधिक रहेगा तब क्या बनेगा। तो यहाँ देखिए, जब अमोनिया अधिक रहेगा यानी NH3 + Cl2 के बीच रिएक्शन की बात हो रही है। अगर अमोनिया एक्सेस है, एक्सेस किसको मानते हैं, अमोनिया को, तब क्या बनाना है, अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन, अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बनेगा। लेकिन तो इसको अगर बैलेंस करते हैं तो ये 8, ये 3, ये 6 बैलेंस हो गया, क्योंकि 8 मोल, इसमें 8 मोल अमोनिया भाग ले रहा है। अगर यही रिएक्शन इस तरह से हो यानी क्लोरीन एक्सेस हो, एक्सेस कौन हो, क्लोरीन, तब क्या होगा, तब बन जाएगा NCl3 और HCl, ये हो गया। यानी इसमें देखिए, इसमें 3 मोल अमोनिया भाग ले रहा है इस रिएक्शन में, यानी अब क्लोरीन की मात्रा अधिक है। और यहाँ एक चूंकि नहीं है तो एक छिपा हुआ है, तो इसमें 1 मोल, यानी 1 मोल अमोनिया 3 मोल क्लोरीन, इसमें 8 मोल अमोनिया 3 मोल क्लोरीन, यानी अमोनिया अधिक है तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बन जाएगा। अगर क्लोरीन अधिक रहेगा तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl बन जाएगा। तो ये कंडीशन है। तो अभी आप विकल्प पर आ जाए, कहता है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में, यहाँ से पकड़ना है, अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो आप देख लीजिए, आप समीकरण लिख दिए हैं ना, अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन इज राइट आंसर। इस तरह से यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना यही है कि एक्सेस अमोनिया रहेगा तब अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बनेगा, और जब एक्सेस क्लोरीन रहेगा, क्लोरीन एक्सेस रहेगा तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl बनेगा। और इसी पर अगर दूसरा प्रश्न अगर इसी जगह उलट दिया जाए कि यहाँ क्लोरीन को कर दे अमोनिया के जगह पर, अमोनिया कर दे क्लोरीन के जगह पर, तो फिर ये प्रोडक्ट हो जाता। और लेकिन संजोग से ये प्रोडक्ट है भी नहीं, आपको यहाँ एक NCl3 लाया भी है तो आपकी इसमें HCl नहीं है, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, बी नंबर आंसर आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि उजला एवं पीला फास्फोरस, उजला एवं पीला फास्फोरस, उजला एवं पीला फास्फोरस, उजला एवं पीला फास्फोरस है। तो उजला पीला मतलब क्या है, कलर के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके क्या हो सकते हैं। तो फास्फोरस तो आप पढ़े थे, अप्रूप इसके 5 होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस और वायलेट फास्फोरस। तो ये अप्रूप होते हैं, क्लियर है, ये क्या होते हैं, अप्रूप होते हैं, ये मैंने ध्यान रखना है।
और समस्थानिक के बारे में आपको पहले से मालूम है, ये क्या है, जिसमें परमाणु संख्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, यह समस्थानिक होता है। समभारिक क्या होता है, जिसमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होता है, तो समभारिक होता है। तो ये चूंकि ये दोनों आइसोटॉप्स और आइसोबार से कनेक्टेड है और ये है एलोट्रॉप्स, तो ये सही आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करके अमोनिया बनाता है और इसमें कह रहा है कि प्रतिक्रिया उष्माक्षेपी है, क्यों निकल रहा है, क्यों दिया जा रहा है इक्वेशन में। तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, तो इसमें 4 कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन है कि अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा। दूसरा बात कर रहा है कि अमोनिया का उत्पादन घट जाएगा। तीसरा बात कर रहा है कि अमोनिया के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए, सोचिए, क्योंकि यह जो रिएक्शन है वो गैसियस रिएक्शन है और गैसियस रिएक्शन भी वो भी उष्माक्षेपी है। तो अगर आप देख रहे हैं, अगर ताप बढ़ाइएगा, इसमें यहाँ ध्यान देना है कि अगर ताप बढ़ाइएगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट में कमी आ जाएगी, यानी अमोनिया का उत्पादन घट जाएगा, क्योंकि ताप बढ़ाने से रिएक्शन कम होगा तो प्रोडक्ट कम बनेगा। इसलिए सही जवाब आपका क्या हो गया, बी नंबर। तो ये इस पर आप ध्यान रखना है, टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत महत्व होता है रिएक्शन में। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रश्न में कह रहा है अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है। यानी आपको लिटमस पत्र के बारे में जानकारी होगा कि अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है, क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है। तो अब आप देखिए, कहता है कि लाल लिटमस पत्र लिया गया है, यानी लाल लिटमस पत्र है, तो लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलेगा, क्योंकि अमोनिया क्षार है, ये क्या है, क्षार है। तो अमोनिया क्षार है तो लाल को किस में बदलेगा, नीला में। ठीक है, 2 कलर से कनेक्शन होता है लिटमस पेपर का, या तो नीला को लाल करता है या लाल को नीला करता है। तो वो नेचर निर्भर करता है कि जो चीज आप ले रहे हैं वो क्या है, अम्ल है या क्षार है। तो आपको यहाँ मालूम है अमोनिया क्षार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। इस प्रश्न में कह रहा है नाइट्रिक एसिड तैयार किया जाता है संपर्क विधि कर रहा है, ओस्टवाल्ड विधि कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, हेबर विधि कर रहा है। तो संपर्क विधि द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, H2SO4 पढ़ा होगा। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड, प्रकाश संश्लेषण एक बायोलॉजी में प्रोसेस पढ़े होंगे। ये प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो वो एक बायोलॉजी का कनेक्शन है इसमें, प्रकाश संश्लेषण किया। और हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन होता है। तो नाइट्रिक एसिड क्लियर है, नाइट्रिक एसिड पूछ रहा है, तो नाइट्रिक एसिड ओस्टवाल्ड विधि से तैयार किया जाता है। हालांकि इसमें एक और विधि है बर्कलैंडाइट, लेकिन उसका रेफरेंस नहीं है विकल्प में, तो अच्छी बात है अगर वो, तो इसमें क्लियर है कि ओस्टवाल्ड विधि आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इस प्रश्न में कह रहा है नाइट्रिक एसिड का सूत्र है, तो सूत्र पूछा जा रहा है, तो बहुत सिंपल प्रश्न, ये नंबर में ही आपका फॉर्मूला है नाइट्रिक एसिड। आप देखिए, ये फार्मूला से कनेक्टेड जो भी प्रश्न होता है उसको अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे सारे प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। चलिए नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। इसमें PCl5 पूछा जा रहा है कि PCl5 क्या है, ऑक्सीकारक, अवकारक, ऑक्सीकारक एवं अवकारक, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब देखिए, कंसेप्ट होना चाहिए कि पकड़ने के लिए आपको ऑक्सीकारक पकड़ेंगे कैसे, अवकारक कैसे पकड़ेंगे। तो बहुत सिंपल है, आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए कि इस पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है फास्फोरस पर। तो इसके लिए तो सिंपल बात है, फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर को आप X मान लीजिए। अब क्लोरीन का क्या होता है, -1, आप निकाल लीजिए X प्लस -1 गुना 5 बराबर 0। तो X - 5 बराबर हो गया 0, X बराबर हो गया +5। तो देखिए +5 में ये कंपाउंड है, तो +5 मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में यह कंपाउंड बना है। तो फास्फोरस का अधिकतम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +5 ही होता है।
तो +5 से अब तो आगे बढ़ नहीं सकता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये दिखा नहीं सकता है, तो यह दिखाएगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि घट तो सकता है, +5 से नीचे जा सकता है, +3 या +4 मैंने नीचे जा सकता है, लेकिन ऊपर नहीं जा सकता। नीचे जाएगा तो ऑक्सीकारक होगा, अगर ऊपर जाएगा तो अपकारक होगा। तो जब नीचे और ऊपर दोनों जाएगा, दोनों जाने का उसमें एबिलिटी रहेगा, मतलब ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा जिसमें वो मैक्सिमम को भी गेन कर सकता है, मिनिमम भी जा सकता है, तब ये दोनों होगा। तो यहाँ साफ साफ है कि ये +5 जो है वो घट सकता है, बढ़ नहीं सकता, इसलिए सही जवाब आपका हो गया ऑक्सीकारक। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रश्न में कह रहा है NH3 में N का संकरण है, संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो NH3 का आप देखिए स्ट्रक्चर आप सबको पता ही होगा, ऐसे बना लीजिए, जैसे क्लास में बनाए थे उसी तरह बना देते हैं। ये देखिए ये हो गया। तो इसमें बॉन्ड पेयर कै गो हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया 3 गो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया। लोन पेयर का हो गया 1। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या दिए थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या दिए थे, Bp + Lp। Bp + Lp, तो Bp का मान 3 और Lp का मान 1 यानी 4। तो 4 आ गया तो sp3, 4 आ गया तो क्या हो गया sp3। आपको याद होगा अगर 2 आता है तो sp हो जाता है, 3 आता है तो sp2 हो जाता है, 4 आता है तो sp3 आ जाता है, 5 आ जाता है तो sp3d आ जाएगा, 6 होगा तो sp3d2 आ जाएगा, और 7 होगा तो sp3d3। यह कंसेप्ट आप सबको मालूम होगा, तो इसी कंसेप्ट का यहाँ उपयोग हो गया। यहाँ 4 आया और 4 वाला कौन हो गया sp3, इसलिए सही जवाब आपका क्या हो गया ए नंबर। तो ध्यान रखना है, अगर इस फार्मूला को आप याद रखते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर Bp + Lp, तो ऐसे सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नेस्लर रिजेंट से के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है। नेस्लर रिजेंट के का नाम कहाँ सुने थे आप, अमोनिया के रिएक्शन में आप सुने थे। अमोनिया आपको पता ही है, उसका सूत्र क्या होता है NH3। नेस्लर रिजेंट के बारे में आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। नेस्लर रिजेंट क्या होता है, तो इसमें K2Hg I4 याद होगा, और KOH का यह घोल होता है नेस्लर रिजेंट। इसको आप IPC में पढ़िएगा तो पोटेशियम टेट्राआइडो, इसका क्या नाम लिखिएगा, पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। तो ये इसका IPC नेम है, और इसको आप जान रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये दोनों के जो विलयन होता है उसको कहा जाता है नेस्लर रिजेंट। और नेस्लर रिजेंट में जब अमोनिया गैस प्रोवाइड किया जाता है तो एक मिलंस बेस प्राप्त होता है, जिसका रंग क्या होता है, भूरा होता है। तो इसलिए सही जवाब आपका क्या हो गया NH3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आ गया। इस प्रश्न में कह रहा है क्या बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था पूछा जा रहा है। तो बिस्मथ के बारे में आपको पता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 83 होता है, 83 होता है। तो अगर इसका विन्यास आप लिखिएगा तो इसका बाहर में क्या आएगा 6s2 6p3 आएगा, 6s2 6p3 आएगा। ये आउटर मोस्ट कन्फेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि इसके अंदर सारे ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। और यहाँ जो सबसे बाहरी कक्षा है उसको हम लोग लेंगे, क्योंकि P ब्लॉक का है। तो P ब्लॉक में क्या होता है sp आता है बाहर में, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें देखने वाली बात है कि यह जो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये बिस्मथ टॉप बॉटम पर है, मैंने टॉप है, नीचे में बॉटम में है, नीचे में है वो है ना। तो नीचे में P ब्लॉक में क्या है 15 ग्रुप में क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, उसमें इनर्ट पेयर की घटना आएगी, इनर्ट पेयर की घटना होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है
यह जो 6s2 है, यह जो 6s2 है, इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है। तो बचा कौन? ये 6p3। और ये अगर 6p3 अगर 3 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ता है तो ऑटोमेटिक आप देख लीजिए तो सबसे स्टेबल इसका कन्फेक्शन कौन हो गया, यानी ऑक्सीकरण अवस्था इसका जो है स्टेबल कौन होगा? +3 हो जाएगा। क्योंकि +3 इसलिए हो जाएगा क्योंकि बिस्मथ में इनर इफेक्ट की घटना होती है, और क्योंकि जब इनर इफेक्ट की घटना होगी तो 6s का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा और 6p3 के हिसाब से ये +3 में फुल स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये +5 भी लिख दिया है। अगर विद्यार्थी को इनर पेयर इफेक्ट की घटना मालूम नहीं हो तो ऐसे विद्यार्थी से गलती हो सकता है। तो अगर 3 2 5 जोड़ दिया तब उसके हिसाब से वो आंसर मार देगा फिर +5 और हो जाएगी गलती। तो इसलिए ध्यान रखना है। और यहाँ दिखा रहा है +3 +5 दोनों दिखा रहा है, इसमें +3 +5 दोनों दिखा रहा है, इसमें +5 दिखा रहा है। तो +3 कहने का मतलब है जब यह आप +5 इसके साथ इंक्लूड है तो नहीं होगा, इसलिए सही जवाब आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त होता है? देखिए, अगर आप सबको गर्म करिएगा तो गर्म कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, तब आपको कंसेप्ट हो जाएगा। अगर इसको आप गर्म करते हैं, इसको अगर आप गर्म करते हैं तो क्या मिलेगा? सोडियम नाइट्राइट मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। अगर इसको आप गर्म करते हैं तो क्यूप्रिक ऑक्साइड NO2 और O2 मिलेगा। इसको गर्म करते हैं तो बेरियम ऑक्साइड NO2 और O2 मिलेगा। इसको गर्म करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड NO2 O2 मिलेगा। अगर आप बैलेंस करते हैं तो सब बैलेंस कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 2 लग जाएगा, 2 इसमें भी लग जाएगा, 2 इसमें लग जाएगा, 2 इसमें लग जाएगा, 2 इसमें लग जाएगा। तो अगर बैलेंस करके देखते हैं तो देखिए 2 यहाँ लग गया तो 2 दूनी 4, 2 6 ऑक्सीजन हो गया, उड़ गया। क्यूप्रिक ऑक्साइड 2 गो है, 2 अगर लगाते हैं तो ये देखिए यहाँ 4 हो गया, 4 दूना 8, 2 10, 2 12, ये भी पुड़ गया। 3 दूना 6, 2 12, 3 दूना 6, 2 12, बेरियम नाइट। यहाँ भी देखिए 2 लगाइएगा, यहाँ 4 लगाइएगा तो 4 दूना 8, 2 10, 2 12, ये भी पुड़ गया। और यहाँ भी देखिए अगर 2 लगाइएगा तो यहाँ 4 लग जाएगा तो 4 दूना 8, 2 10, 2 12, यानी बैलेंस हो गया। सारे इक्वेशन बैलेंस है। अब इसमें क्या हो रहा है? क्वेश्चन पर आ जाइए। कौन सी कहता है कौन सी धातु का नाइट्रेट का उष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रंगहीन गैस मुक्त करता है। तो इस प्रश्न से यह मालूम पड़ रहा है कि इसमें ऐसे विकल्प को चुनना होगा जो केवल रंगहीन गैस देता हो। तो आप देखिए ऐसा विकल्प कौन है? ए नंबर। यह ए नंबर ही आपका, चूंकि ऑक्सीजन कलरलेस गैस होता है। हालांकि आप देखिए बाकी रिएक्शन में भी ये तीनों में भी ऑक्सीजन आ रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये रंगीन गैस आ रहा है, सब कलर गैस भी आ रहा है। तो इसलिए सही जवाब आपका क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट को अगर आप गर्म करते हैं, इसका उसमें विघटन होता है तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा जो कलरलेस होगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है, उजला अवक्षेप देता है। तो इसमें आपको रिएक्शन पहले करा के देखना होगा। व्हाइट पेप्ट इसमें कौन दे रहा है, कौन है व्हाइट पेप्ट? तो अगर आप देखिए समीकरण देखते हैं बना करके, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, अरे मर्क्यूरी क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? HgCl2। और अमोनिया से इसका रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन से क्या मिलेगा? तो मिल जाएगा HgNH2Cl और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो इसमें यह जो प्रोडक्ट है यह व्हाइट अवक्षेप है, व्हाइट पेप्ट है। तो इसमें बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा दीजिए तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन आ गया, 2 इस फार्मूला में है, 4 यहाँ है, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। तो इस समीकरण में आप क्या देख रहे हैं? व्हाइट पेप्ट कौन है ये? तो यह विकल्प किसमें है? डी नंबर में है। तो ये डी नंबर आपका आंसर सही है। तो जब भी कोई समीकरण वाला प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि आप पहले रिएक्शन लिख लीजिए और रिएक्शन लिखने के बाद उसमें आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कर लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फाइनल प्रोडक्ट मिला और उसका क्या नेचर है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला? यह व्हाइट पेप्ट के रूप में। चलिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 13, इस प्रश्न में क्या रहा, कहता है निम्नलिखित में त्रिभाषमिक एसिड यानी ट्राइबेसिक एसिड कौन है। तो ट्राइबेसिक एसिड, इसको पकड़ने का क्या दिए थे कंसेप्ट, इसको इसका जो है कंसेप्ट है POH बॉन्ड होना चाहिए। ये तो POH बॉन्ड जितना होगा उतना उसका बेसिसिटी होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है त्रिभाषमिक एसिड कौन होगा। त्रिभाषमिक एसिड आप देखिए इसमें है 3 POH बॉन्ड, इसमें 3 POH बॉन्ड है। POH बॉन्ड की संख्या 3 होगा। अब कैसे होगा, तो स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए। अब देखिए स्ट्रक्चर बन गया, तो POH, एक POH हो गया, फिर दूसरा POH हो गया, फिर तीसरा POH हो गया, और इस तरह से जिस में POH बॉन्ड की संख्या जितना अधिक होगा उसी संख्या के हिसाब से ये बेसिसिटी निर्धारित होता है। अगर 2 होगा तो डायबेसिक होगा, अगर 3 होगा तो ट्राइबेसिक होगा, 4 होगा तो टेट्राबेसिक होगा, अगर 1 होगा तो मोनोबेसिक एसिड होगा। तो अभी आपको एक प्रश्न के हिसाब से ट्राइबेसिक पूछा जा रहा है। चलिए स्ट्रक्चर बना करके आप समझ सकते हैं, और मेन चीज है इसको याद रखना है, POH बॉन्ड की संख्या बेसिसिटी को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है व्हाइट फास्फोरस अणु में इनमें से क्या सही नहीं है। तो व्हाइट फास्फोरस अणु में इनमें से क्या सही नहीं है। तो व्हाइट फास्फोरस का यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख रहे हैं, दिया है P4। तो P4 दिया है, तो स्ट्रक्चर तो सबको पता ही होगा। इसमें 4 गो फास्फोरस है, इस तरह से आपस में जुड़ा रहता है, इस तरह से जुड़ा रहता है, और सबके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। इस एंगल को आप देखिए तो ये 60 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। अब विकल्प में आ जाइए, कहता है कि 6 pp बॉन्ड, यह इसको देखना है कि यह सही है या नहीं है, मतलब 6 pp बॉन्ड है या नहीं। तो देख लीजिए PP 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 PP, 4 PP हो गया साइड में, और एक हो गया यहाँ सेंटर से जो गुजर रहा है, एक PP ये हो गया, एक PP ये हो गया, यानी कुल मिला के 6 PP है, 6 PP बॉन्ड आ रहा है। चलिए तो इसमें पूछा है कौन नहीं है, ध्यान रखना है कौन नहीं है, तो यह तो मैंने है ही, दिखने में साफ साफ है। तो जब 6 pp बॉन्ड है देख रहे हैं, तो यहाँ कहता है दूसरा विकल्प बी में कि 4 pp बॉन्ड, तो यही तो पकड़ा गया, 4 pp बॉन्ड नहीं है, 6 pp बॉन्ड है, इसलिए सही जवाब आपका क्या हो गया, बी। अगर आगे देखते हैं तो भी आप देख लीजिए, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन साफ साफ दिख रहा है, यहाँ है एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा यहाँ है, एक जोड़ा यहाँ है, एक जोड़ा यहाँ है, ये भी दिख रहा है। तो चलिए ये भी आप देख लिए मौजूद है स्ट्रक्चर में, ये भी आप देख लिए मौजूद है, और POP बॉन्ड 60 डिग्री होता है, ये भी मौजूद है, जो आप देख रहे हैं इंडिकेट हमने कर दिया। तो इस तरह से ऐसे जब भी कोई प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, तो स्ट्रक्चर बना करके आप वेरीफाई कर लीजिए, तब सही विकल्प को आप चुन पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इसमें कहता है क्या, कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। तो आप कार्बोनाइल ग्रुप को हम लोग पहले बना लें। तो कार्बोनाइल ग्रुप का क्या होता है, CO होता है। आप देखिए स्ट्रक्चर, कहाँ देखे थे आप, यह स्ट्रक्चर या तो अल्डिहाइड में आप देखे होंगे या कीटोन में, क्योंकि अल्डिहाइड में भी यह ग्रुप मौजूद होता है, कीटोन में भी होता है। तो आपको पूछा जा रहा है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड, यह सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड रहे, डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड है, सबको पता है कि इसमें एक एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या देख रहे हैं आप, सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गया, संख्या 3 हो गया, और लोन पेयर इसके सेंट्रल इलेक्ट्रॉन पर नहीं है, तो लोन पेयर क्या हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब नहीं है। तो अभी अभी फार्मूला इसके पहले वाले प्रश्न में हमने दिया था, क्या था फार्मूला, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर निकालना है तो क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे Bp प्लस Lp। तो Bp कितना आया, बॉन्ड पेयर 3 आ गया,
और लॉन पेयर क्या आ गया, 0 आ गया, लॉन पेयर 0 आ गया, तो 3 आ गया, 3 आ गया तो क्या हो गया, sp2, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड में यह ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, यानी सही आंसर आपका बी नंबर हो गया। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इस तरह का आप देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, इस पर नजर रखना है, और भी आगे इसके आगे भी प्रश्न आने वाले हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखलन गुण यानी चेन, जो चेन बनाने का जो प्रॉपर्टी है वही कहलाता है श्रृंखलन गुण। तो श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है, तो इस तो छिपा हुआ नहीं है, सबको पता ही है, कार्बन, कार्बन जो है सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाया है, और इसमें और जिगजैग चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, इस सारे चेन के बारे में आप कहाँ पढ़े हैं, कार्बन में। तो इसलिए सही जवाब इसमें क्या है, फास्फोरस, अच्छी कार्बन है। तो ध्यान रखना है, या फास्फोरस इसलिए नहीं होगा क्योंकि फास्फोरस टेट्रा मोलिक्यूल होता है, इसमें ज़्यादा बहुत बड़ा चेन नहीं होता है, लेकिन कार्बन एक लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्म करता है। चलिए तो क्वेश्चन 17 नंबर आ गया। इस प्रश्न में क्या कहता है, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, सबसे कम भास्मिक पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट होना चाहिए। तो पीरियोडिसिटी में आप क्या पढ़े हैं, चूंकि ये नाइट्रोजन के हैलाइड है, फ्लोरीन का आप देखिए एटॉमिक नंबर पर ही पहले हम बात कर लेते हैं। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 9, आयोडीन का कितना होता है, 53, ब्रोमीन का कितना होता है, 35, और क्लोरीन का कितना होता है, 17। ये तो सबको पता ही होगा। तो जब ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं, फ्लोरीन है सबसे ऊपर, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, ये तो पढ़ाया गया है, सबको पता ही होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने से क्या होगा, तो यहाँ जो है, या अगर यहाँ फ्लोरीन वाला जो मोलिक्यूल होगा, क्योंकि फ्लोरीन वाला मोलिक्यूल में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ जो इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, अभी देखिए इसके और थोड़ा डिटेल कर लेते हैं इसको, यहाँ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए यह जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तीनों फ्लोरीन पूरी शक्ति से खींच रहा है। तो तीनों फ्लोरीन पूरी शक्ति से खींच रहा है, तो क्या होगा, यहाँ इसकी उपलब्धता कम होगी, इसकी उपलब्धता कम होगी तो क्या होगा, इसकी क्षारीयता कम हो जाएगी। तो क्षारीयता कम होगी, तो अब आप देखिए सबसे कम क्षारीय कौन होगा, सबसे कम क्षारीय वाला पूछ रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि सबसे कम क्षारीय क्या होगा, NF3 होगा, क्योंकि NF3 में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता ही कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और सारी फ्लोरीन इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन उपलब्ध कम होगा, इलेक्ट्रॉन उपलब्ध कम होगा तो बेसिसिटी कैरेक्टर इसका कम हो जाएगा। तो यह इसका राइट आंसर है, NF3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन 18 नंबर, इसमें कहता है निम्नलिखित में से किस स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, 2.5 ये 2.5 पूछा जा रहा है किसका होता है। तो इसका तो बॉन्ड ऑर्डर आपको पता ही होगा, क्योंकि बॉन्डिंग से आपको पढ़ा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो ऐसे भी आप याद रखिए, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, बॉन्डिंग के आधार पर पकड़ लिए। वैसे मॉलिक्यूलर कन्फेक्शन में निकालिएगा तो उसका भी 3 आएगा। इसका निकाल के देख लेते हैं, O2 प्लस का क्या आने वाला है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p(x2), फिर हो गया पाई 2py बराबर पाई 2pz, इसमें भी 2, इसमें भी 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा देख लीजिए, ऑक्सीजन का 8 दूना 16, एक प्लस साइन है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, 15 तक का विन्यास लिखना होगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, अब इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2py बराबर पाई स्टार 2pz। अब देख लीजिए,
तो इलेक्ट्रॉन कितना भरना होगा, इधर कितना हो गया था, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 1 15 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा है, NB माइनस Na/2। यह 11th के कंसेप्ट में है, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें इसको बताया गया था और उसका यहाँ यूज हो रहा है इस मॉलिक्यूलर कन्फेक्शन का। तो इसे सबको मालूम है कि ये इसको बॉन्डिंग पढ़ते हैं, स्टार वाले को एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इसी तरह से। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को Nb हो गया नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na हो गया नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये 2 से भाग देना है। चलिए तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 हो गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 10 हो गया। अब इसके बाद रेस्ट जो बचा होगा वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। गिनना है तो गिन भी लीजिए, 2 2 4 1 यहाँ है 5, तो 10 में से 5 गया, 5/2 हो गया, यानी 2.5। तो 2.5 आपको यह O2 प्लस दे रहा है। हालांकि जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था इसमें हमने सुधार कर दिया प्रश्न में, क्योंकि यहाँ N2 प्लस डाल दिया गया था, तो दो आंसर आ रहा था, तो 2 आंसर तो किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नहीं हो सकता है, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। और इसमें देखिए चेंज किया इसमें, और ये तीनों 10 के 10 है। तो इसका भी देखिएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 8 दूना 16 2 18 आता है टोटल इलेक्ट्रॉन। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इसका 1 आएगा, इसका इसका कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है टोटल इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस है, तो यानी 14 2 16 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका चूंकि 16 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वही इसका भी हो जाएगा, इसका 2 हो गया। तो इस हिसाब से देखिए पूछा क्या जा रहा है, देखिए पहले वाले विकल्प का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, पहले वाले विकल्प का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरे वाले विकल्प का हो गया, निकाल भी दिए, 2.5 हो गया, यानी जो 2.5 आप देखते हैं 2 है ना। और यहाँ फिर यहाँ देखिए O2 माइनस का निकालिएगा तो इसी तरह विन्यास लिखाएगा, तो इसका भी आएगा बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका भी आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। तो इस तरह से ऐसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है सबका जो है आपको एमओ कन्फेक्शन निकालना पड़ेगा, तभी आप सही रिजल्ट दे पाएंगे। अन्यथा अगर अनुमान से लगाइएगा तो 100% गलती होने का चांस रहेगा, इसलिए ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों को। 19 नंबर प्रश्न, इसमें कहता है निम्नलिखित में किसका आयनीकरण विभव यानी आईपी, बहुत चर्चित टॉपिक था 11th में, काफी इसको मैंने इस पर क्लास दिए थे है ना। इसमें देखिए क्या कर रहा है, आईपी का मान अधिकतम होता है, अधिकतम किसका होगा। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट आपको रखना होगा दिमाग में कि मेटल का आईपी कम होता है, नॉन मेटल का आईपी अधिक होता है। तो जब यहाँ पूछा जा रहा है कि अधिकतम की बात हो रही है, तो जो मेटल है पहले उसको छांट लीजिए इसमें। तो मेटल को, क्योंकि मेटल का कम होता है और नॉन मेटल का अधिक होता है, तो ये 2 ठो विकल्प तो आपको ऐसे छट गया, ये दोनों तो नहीं होगा। डिसीजन साफ साफ है, क्योंकि दोनों मेटल है। अब ये दोनों में डिसीजन लेना है, तो दोनों का विन्यास लिख लेते हैं, 1s2 2s2, क्योंकि इसका 15 होता है ना, तो 15 मालूम ही होगा सबको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये फास्फोरस का हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 3 15। यह सिलिकॉन का लिख लीजिए, इसका 14 होता है, इसका 14 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब यहाँ देखिए 2 2 4 6 10 2 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन का विन्यास भी आपको लिख लिए, 15 इलेक्ट्रॉन वाले का भी लिख लिए, तो अंतर कहाँ आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल दोनों का कॉमन आ गया। तो यहाँ से आपको कोई डिसीजन नहीं आपको करना है, डिसीजन करना है ये दोनों पर, या जिसको हमने यहाँ राउंड किया देख लीजिए, ये दोनों पर डिसीजन करना है। तो ये दोनों पर डिसीजन करना है, तो इसमें पी के ऑर्बिटल को भरिए। तो पी में कैथो बॉक्स होता है, 3 बॉक्स होता है, 3 बॉक्स होता है पी में, 1 2 3 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 2 3, इसमें भरिए तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए यह हाफ फील्ड है, यह हाफ फील्ड है।
यह नहीं तो हाफ हुआ नहीं फुल हुआ, तो यह किसी भी काम का नहीं। तो यह हाफ फील्ड है, तो यह जो इसका जो फास्फोरस का जो 3p ऑर्बिटल होगा, इस सिलिकॉन की तुलना में ज्यादा अस्थायी होगा। तो जब सिलिकॉन की तुलना में ज्यादा अस्थायी होगा तो इसका आईपी अधिक होगा, इसका आईपी अधिक होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा। इसलिए सही जवाब आपका क्या हो गया, पी यानी फास्फोरस। तो हमने क्या कहा कि जब अगर मेटल नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट रहे विकल्प में, तो पहले मेटल को छांट लेना है, और डिसीजन कहाँ लेना है था, नॉन मेटल पर। तो नॉन मेटल में 2 दिया हुआ है, हालांकि सिलिकॉन मेटलाइट के अंतर्गत आता है, लेकिन ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो है इसमें। ये दोनों में का विन्यास लिखे, तो विन्यास लिखने के बाद आप देखिए इसका 3p3 ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू 3p2, इसलिए इसका आईपी जो होगा अधिक होगा। तो यह एकदम राइट आंसर है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, कौन रंगीन होता है, यह पूछा जा रहा है, कलर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए अमोनिया के बारे में आपको पता है, अमोनिया कौन सा गैस है, रंगहीन गैस है, ये भी रंगहीन गैस है। NO2 ये रंगीन गैस है, यानी रंगीन है, यह भी रंगहीन है, और NOE भी रंगहीन है। तो सारे आप देखिए 3-4 विकल्प में 3 विकल्प जो है आपका कलरलेस है। कौन कौन, अमोनिया कलरलेस है, N2O भी कलरलेस है, E भी कलरलेस है। तो सही जवाब आपका क्या है, NO2। ये भूरा रंग का होता है, ब्राउन कलर। ये चलिए 21 नंबर प्रश्न। इसमें कहता है हेबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, कैटलिस्ट पूछा जा रहा है। तो हेबर विधि जब आप पढ़े थे क्लास में, आपको बताया गया था उसमें लोहा कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, और एमओ के बारे में बताए थे, ये प्रोमोटर के रूप में यूज होता है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है उत्प्रेरक, तो साफ साफ क्लियर है कि लोहा आंसर होगा, क्योंकि कैटलिस्ट की चर्चा है। तो लोहे का महीन पाउडर ए नंबर विकल्प में है, यह आपका सही आंसर है। यह आप दे नहीं सकता है क्योंकि ये प्रोमोटर के रूप में हमने अभी जस्ट बताया, और निकेल प्लेटिनम इसमें यूज होता ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है 1s2 1s2 2s2 2p 6 2p x1 2p y1 2p z1, यानी इलेक्ट्रॉन को जोड़ लीजिए इसमें। तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन का विन्यास है। तो 7 इलेक्ट्रॉन का विन्यास है, तो कहता है किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो क्लियर हो गया नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है 8 होता है, ऑक्सीजन के बारे में क्या पता है, 8 होता है। हाइड्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, और फ्लोरीन 9 होता है। इस तरह से आप देखिए नाइट्रोजन का विन्यास है 7 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन का विन्यास दिया गया है। अगला प्रश्न 23 नंबर। इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है, लाफिंग गैस सुना ही है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, क्योंकि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई इफेक्ट करता है। और ये क्योंकि आप देखते होंगे मेडिकल में भी ट्रीटमेंट में जब डॉक्टर लोग पेशेंट को बेहोश करता है, तो उसमें भी इसका यूज होता है, उस केमिकल में भी इसको रखा गया है। तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है, हंसाने वाली गैस। चलिए निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का अनुसूत्र है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला पूछ रहा है।
ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H3PO4। H3PO4 यह क्या है? फास्फोरस एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरस ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला है। यह क्या हो गया? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। यह हो गया मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये हो गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो इस तरह से तो चारों का नाम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इसे कोई भी दे सकता है। इसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक था तो आपने ये दिया, अगर यह देता तो आपका आंसर, माने यह देता तो ये हो जाता, यह दिया तो ये हो गया, मेटाफॉस्फोरिक एसिड देगा तो ये आंसर होगा। इस तरह से नाम और फॉर्मूला दोनों जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहता है हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ क्या बता रहा है? फिर हेबर विधि का अभी जस्ट चर्चा हुआ था, ये देखिए बी नंबर हमने अभी जस्ट बताया है कि लोहा जो है कैटेलिस्ट के रूप में यूज होता है, लोहा कैटेलिस्ट के रूप में यूज होता है, और मोलिब्डेनम जो है यह प्रोमोटर के रूप में यूज होता है, और दोनों का मिक्सचर बी में दिया है, इसलिए सही जवाब आपका बी हो गया। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड का संरचना सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड का ये क्वेश्चन इसमें प्रिंट नहीं किया गया है, तो इसी को हम लोग यही सॉल्व कर देते हैं। ये देख लीजिए, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO2। H3PO2 इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाइएगा तो क्या होगा? इसकी बेसिसिटी 1 होता है। ये देखो 3 हाइड्रोजन आ गया, 3 हाइड्रोजन देखिए, 1 2 3, अब एक फास्फोरस हाई, 2 ऑक्सीजन आ गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आप देख लीजिएगा, अगर विकल्प में देगा तो ये आपको सही आंसर आएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न, इसमें कह रहा है कि अमोनिया को सुखाया जा सकता है। अमोनिया को सुखाया जा सकता है किसके द्वारा? तो कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा इसको ड्राई किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? पानी को तेजी से खींचता है, पानी के साथ तेजी से रिएक्शन करता है, और पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। इसी कारण काली चूना का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल क्षार है? सबसे सबल क्षार पूछ रहा है। तो आप देखिए, ये तीनों हाइड्राइड है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब एक फैमिली का मेंबर है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इसमें है नहीं। चलिए, ये चारों ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ेगा। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी। इस तरह से जो भी आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो सबका क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल क्षार है? तो सबसे प्रबल क्षार कहाँ होगा? कौन होगा? NH3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता घट जाएगी। अभी NH3 में क्या है? ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है, और अगर यही फास्फोरस का रहेगा
तो क्या दिख रहा है दोनों में लोन पेयर तो है, लेकिन इसका साइज बढ़ गया, इस एटम का साइज बढ़ गया, इस एटम का साइज छोटा है। तो क्या होगा, यहाँ उपलब्ध ज्यादा रहेगा, यहाँ उपलब्धता में कमी होगी, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उसका एरिया बढ़ते जाएगा, तो उपलब्धता में कमी आएगी और सबसे प्रबल क्षार हो जाएगा NH3। क्वेश्चन 29 निम्नलिखित नाइट्रोजन की उच्चतम कोवैलेंसी, बहुत छोटा सवाल है, उच्चतम कोवैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। यानी नाइट्रोजन अधिक से अधिक कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है। कैसे बना सकता है, तो अभी आप देख लीजिए। फिर ये लोन पेयर है, इसके पास कोई स्ट्रक्चर ले लिए, कंपाउंड ले लिए इसका, ये देखिए आमतौर पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर वो चाहेगा तो 4 भी बना सकता है। कैसे, तो इस लोन पेयर का लोन पेयर का उपयोग करके, लोन पेयर का उपयोग करेगा, किसी को डोनेट कर देगा, और डोनेट कर देगा तो वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो इस हिसाब से इसकी अधिकतम कोवैलेंसी हो जाएगी 4, क्योंकि 3 तो साफ साफ दिख रहा है, एक अगर इसको यूज करेगा तब 4 हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में कहता है अनुचुंबकीय मतलब पारामैग्नेटिक प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है। तो ये एनसीईआरटी में आप पढ़े होंगे, क्लास में भी बताया हुआ है कि ये H2O, NaCl और ये सिक, ये भी डायमैग्नेटिक है। ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। यह है पारामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी डायमैग्नेटिक हो गया। और ये भी डायमैग्नेटिक। इस तरह से सही जवाब आपका क्या हो गया, बी नंबर। बी नंबर जो है O2 पारामैग्नेटिक होता है, ध्यान रखना है। क्यों होता है, क्योंकि इसके मोलिकुलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। इसमें इसके मोलिकुलर ऑर्बिटल में O2 के मोलिकुलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। 31 नंबर प्रश्न, इसमें कहता है निम्न में से किसमें p पार d पाई बॉन्ड होता है। तो p पार d पार d पर ध्यान रखना है, d ऑर्बिटल जिस एटम में आएगा उसमें ये बॉन्ड संभव है। तो नाइट्रोजन का देखिए, इसमें नाइट्रोजन का विन्यास दूसरे कक्षा पर इंड होता है, कार्बन का विन्यास भी दूसरे कक्षा पर इंड होता है, बोरन का विन्यास भी वही दूसरी कक्षा पर इंड होता है, लेकिन सल्फर का जो विन्यास है वो तीसरे कक्षा पर इंड होता है। तो तीसरी कक्षा में जाकर के इंड होगा, तो तीसरी कक्षा में डी ऑर्बिटल का एंट्री हो जाता है। तो इसलिए सही जवाब आपका क्या हो गया, या चूंकि इसका अगर विन्यास लिखना है तो आप चेक कर लीजिए। वैसे इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं, सल्फर का 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो आप देखिए तीसरे कक्षा में प्रवेश कर गया इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 कक्षा यूज हो गया, 2 कक्षा यूज हो गया। 3d बिल्कुल खाली है, लेकिन डी ऑर्बिटल उपलब्ध हो गया, इसमें आ गया, लेकिन इस बाकी में क्या हुआ, दूसरे कक्षा तक ही विन्यास सीमित रह गया। इसी कारण सही जवाब आपका SO3 हो गया। वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं। हेलोजन के बारे कह रहा है, कैल्कोजन कह रहा है, संक्रमण तत्व कह रहा है, उत्कृष्ट। तो इसमें सारे चीज को आप जान रहे हैं। हेलोजन वर्ग 17 में है, तो इसलिए ये होगा नहीं। कैल्कोजन कहा जाता है, यह सही जवाब आपका क्या हुआ। कैल्कोजन का मीनिंग क्या हुआ, कैल्कोजन मीन्स ओट्स फॉर्मिंग, मतलब इसका ऑक्साइड सल्फाइड बहुत सारे अयस्क मौजूद हैं। क्योंकि वर्ग 16 के तत्व बहुत सारे खनिज बनाते हैं, इसलिए सही जवाब आपका बी हो गया, ओट्स फॉर्मिंग। आवर्त सारणी के वर्ग 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व है। आवर्त सारणी के
ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन है? सल्फर है। क्योंकि सिंपल प्रश्न, क्योंकि ऑक्सीजन जस्ट सबसे ऊपर है अपने ग्रुप में, और उसके जस्ट नीचे सल्फर है, फिर इसके अलावा सेलेनियम है। चलिए 34 नंबर प्रश्न, ओलियम का सूत्र है। ओलियम ये ए नंबर में ही है। ओलियम, इसी को ओलियम कहा जाता है। ओलियम का फॉर्मूला है, जिसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी इसका दूसरा नाम क्या है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इसी का दूसरा नाम। ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित है? तो H2SO4 में क्या मिलाने से ओलियम बन जाता है? क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? H2SO4 में आप SO3 मिला दीजिए। क्या मिला दीजिएगा? SO3, तो क्या मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? H2S2O7। तो जवाब क्या हो गया? बी नंबर। बी नंबर क्वेश्चन, विकल्प जो है बी नंबर आपका सही है। ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित रहता है? तो SO3, याद रखिए। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? तो जल पर एकत्र कौन सी गैस नहीं होती है जो जल से प्रतिक्रिया नहीं करे, जल में नहीं घुले? ऐसी गैस कौन है? SO2 गैस है। देखिए ऑक्सीजन, H2S और N2, ये सब क्या है? ये जल में अघुलनशील गैस है, जल पर एकत्र उसको आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है एकत्र नहीं की जा सकती है। तो किसको नहीं कर सकते हैं? SO2 को, क्योंकि ये जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है, यानी जल में तेजी से घुल जाता है, इसलिए आप SO2 को जमा नहीं कर सकते हैं जल पर। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है क्या है? धातु, अधातु, उपधातु? तो क्लियर है, अधातु होता है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन अधातु है। तो बहुत छोटा सवाल सब है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, H2SO4 है क्या है? पूछ रहा है H2SO4 क्या है? डायबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, टेट्राबेसिक। अभी कंसेप्ट इसके पहले भी दिए हुए हैं कि जिसमें इसका जो है ये H2SO4 क्या है? इसमें 2 विस्थापनशील हाइड्रोजन एटम होता है, डायबेसिक एसिड है, तो ऊपरी में है, ए नंबर में है। चलिए 38 का ए हो गया। 39 नंबर प्रश्न, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, 0 होगा, क्योंकि रूल है कि क्या रूल है? एक ही तत्व के अणु का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। यह रूल में आपने लिखा होगा 11th में। एक ही तत्व के अणु का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तो यह पता ही आप लोग, इसलिए 0 हो गया आंसर। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? सबसे कम वाष्पशील, सबसे कम वेपरेबल कौन है? सबसे कम वेपर कौन बनाता है जिसका बॉन्ड मजबूत होगा? तो आप देखिए इसमें H2O हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, बाकी में हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, तो ऑक्सीजन, दूसरा कारण है कि ऑक्सीजन का एटम भी छोटा है, तो दोनों फैक्टर काम कर रहा है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्ट्रांग है और एटम भी ऑक्सीजन का छोटा होता है, तो बॉन्ड क्या होगा? ये मजबूत होगा, और जब मजबूत होगा तो वेपर कम बनाएगा, इसलिए सही जवाब क्या हो गया? H2O। निम्नलिखित में
कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह आचरण करता है? इसके पूर्व पहले भी प्रश्न इस तरह का आया था, वहां हमने कंसेप्ट दिया था कि दोनों की तरह आचरण कौन करेगा? जिसका ऑक्सीकरण संख्या रिएक्शन के दौरान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो आप देख लीजिए किसका क्या कंडीशन है। अब यहाँ देखिए सल्फर पर -2 होगा, यहाँ के सल्फर पर +6 होगा और इसके सल्फर पर +4 होगा, इसके सल्फर पर +6 होगा। तो अब देखिए यह जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसमें -2 है, ध्यान रखना है। ये क्या है? -2 है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में जो सल्फर है उसका ऑक्सीकरण संख्या -2 है। H2SO4 में जो सल्फर है उसका ऑक्सीकरण संख्या +6 है। SO2 में जो सल्फर है उसका ऑक्सीकरण संख्या +4 है और SO3 में जो सल्फर है उसका ऑक्सीकरण संख्या +6 है। तो अब इसमें क्या देखना है? किसका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। देखिए इसमें सल्फर का -2 न्यूनतम पर है, तो जब न्यूनतम पर होगा तो केवल बढ़ेगा, उसका बढ़ सकता है। तो बढ़ सकता है तो क्या हो गया? अपकारक हो गया। यह क्या हो गया? अपकारक, बढ़ सकता है, क्योंकि बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है, क्योंकि -2 से अब नीचे जा नहीं सकता है, केवल बढ़ सकता है। इसमें क्या हो गया? यह ऑक्सीकारक होगा। यह क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया, क्योंकि यह घट सकता है, क्योंकि +6 है, हाईएस्ट है, तो +6 से नीचे जा सकता है, ऊपर नहीं जा सकता है। और इसमें क्या देखिए +4 है, +4 है, तो यह दोनों हो गया। घट भी सकता है, नीचे जाएगा तो -2 तक जा सकता है, ऊपर जाएगा तो +6 तक जा सकता है। इसलिए यह दोनों है, ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों। ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों हो गया। इसको भी देख लेते हैं, ये क्या हो गया? +6 है, केवल घट सकता है, बढ़ नहीं सकता है। तो बढ़ नहीं सकता है तो ये केवल क्या हो गया? क्योंकि बढ़ माने बढ़ेगा नहीं, घटेगा, तो ऑक्सीकारक हो गया, घट सकता है। तो इस तरह से आपका ये कंसेप्ट, यह बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको याद रखिए। और ऐसे जितने भी प्रश्न अगर आ रहा है तो इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके चेक कर लीजिएगा, तब सही आंसर आप दे पाएंगे। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें कहता है निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है, तो इसमें यही हम देख लेते हैं कि फ्लोरीन का -1 होता है, रूलेन आपको मालूम है -1 होता है। और ऑक्सीजन का पूछ रहा है, ऑक्सीजन का आप x मान लीजिए। अब यहाँ देखिए -1 गुना 2 +x बराबर 0, तो -2, x -2 हो गया, x -2 बराबर 0, x बराबर +2, यानी यह आपका सही जवाब है। चलिए फिर यहाँ प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है, पोलर कंपाउंड है? तो पोलर कंपाउंड कौन है, देख लीजिए। पोलर कंपाउंड कौन होगा? SO2 होगा, बॉन्ड से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं आप, सल्फर का 6 होता है, 2 इधर गया, 2 इधर गया, 2 इसके पास है। इसमें देखिए यहाँ देखिए SO3 देख लिया, BF3 देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, और CO2 देख लीजिए। तो सब में इसका भी म्यू 0 है, इसका भी म्यू 0 हो गया, डायपोल मोमेंट शून्य, इसका भी शून्य, इसका भी शून्य होगा, लेकिन इसका म्यू शून्य नहीं होगा। इसलिए सही जवाब क्या हो गया? SO2 हो, क्योंकि पोलर कंपाउंड SO2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या था? निम्नलिखित में किसकी बॉन्ड ऊर्जा सबसे अधिक है? किसकी बॉन्ड ऊर्जा सबसे अधिक होगी? तो साइज पर ही चलना है इसमें। साइज सबसे छोटा किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का छोटा साइज है, तो छोटा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन वहां न्यूक्लियस नाभिक जो होगा ज्यादा प्रभावशाली होगा उसके इलेक्ट्रॉन पर, तो
प्रभाव ज्यादा दिखाएगा, इसी कारण बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा O2 का। ये एटॉमिक नंबर पर जाना है, सबको पता है सबसे छोटा एटम ऑक्सीजन है, इसलिए ज्यादा इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। 45 निम्नलिखित में किसका बॉन्ड एंगल सबसे छोटा है, सबसे छोटा बॉन्ड एंगल पूछा जा रहा है। H2O, H2S, H2Se, तो सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किस पूछा जा रहा है। चलिए तो इसमें देखिए, इसको बॉन्ड एंगल से पकड़ना है, बॉन्ड एंगल पूछ रहा है तो इसका बॉन्ड एंगल ही लिख देते हैं। इसका 160 डिग्री, इसका 92 डिग्री, इसका 91 डिग्री, इसका 90 डिग्री, अप्रोक्स में यही होता है। तो पूछ रहा है क्या, सबसे छोटा कौन हो गया, ये राइट आंसर। फोर्टी सिक्स, इसमें कहता है SO3 में S का हाइब्रिडेशन होता है, क्या होता है, तो इसका भी स्ट्रक्चर अभी जस्ट बनाए थे, फिर बना लीजिए। अब देखिए साफ साफ है, ये जो है इसमें BP कितना हो गया, 3 हो गया, LP तो है नहीं, LP 0 हो गया। अभी इसके पहले भी फॉर्मूला लिखे थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हो गया, BP प्लस LP, तो 3 प्लस 0 3 यानी sp2 आएगा, ये नंबर आंसर हो। 47 नंबर प्रश्न आ गया, इसमें कहता है कि द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती। तो अभी इसके पहले भी हमने बताया था कि जब इसका मोलिकुलर कन्फिग्रेशन निकालिएगा, O2 का मोलिकुलर कन्फिग्रेशन निकालिएगा तो इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए सही जवाब आपका क्या है, 2। क्वेश्चन 48 नंबर, सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल, तो इस तरह के प्रश्न को आप देखिए, ये ऑक्सी एसिड है हाइड्रोजन का, और इसमें देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन कॉमन है, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, चेंज कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन एटम, इसमें 4 एटम, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी उसकी एसिड माने एसिडिक पावर बढ़ेगा, मतलब अम्लीय शक्ति बढ़ेगी। तो क्लियर है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो सबसे ज्यादा पावरफुल एसिड कौन हो गया, HClO4। इसके पीछे यही होगा कि चूंकि इसका जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन, इसका देने की जो क्षमता होगी उसमें वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन किस पर प्रभाव डालेगा, हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन पर प्रभाव डालेगा, तो इसमें जितना ज्यादा ऑक्सीजन आएगा उतना तेजी से प्रभाव डालेगा हाइड्रोजन पर। तो हाइड्रोजन तो अपने बेचारा एटम होता है, कमजोर एटम होता है, इसी कारण तेजी से H+ देने की क्षमता इसमें आ जाएगी HClO4 में। चलिए 49 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा प्रबल होता है, सबसे ज्यादा प्रबल होता है, तो फिर यही बात आ गई, आप बॉन्ड एटम के आधार पर हम लोग को डिसीजन ले लेना है। आप फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो पते है 9 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, तो 17 होता है, आयोडीन का कितना होता है, 53 होता है, ब्रोमीन का कितना होता है, 35 होता है। इसके पहले भी इस तरह का बात आपने देखा। तो साइज किसका ज्यादा है, निम्न में से कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा प्रबल होगा, तो फ्लोरीन का होगा, इसलिए FF सही आंसर होगा। समुद्री जल से पाए जाने वाला तत्व है, समुद्री जल से पाए जाने वाला तत्व कौन है, मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री जल से आप आयोडीन का निष्कर्षण करते हैं, इसलिए सही जवाब आप दे दीजिए आयोडीन। चूंकि आपको पता है समुद्र में लेमिनेरिया प्रजाति का घास होता है जिसे आयोडीन तैयार किया जाता है, तो आप 50 का सी आंसर दे सकते हैं। चलो 51 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में कौन
हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है, बताइए, देख लीजिए। हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन बताया हुआ है कि ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या फ्लोरीन से, अगर तीन तत्व से उसका कनेक्शन है, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से, जिसको हमने कोड दिया था फोन, फोन शब्द याद रखिएगा। तो फिर एफ से फ्लोरीन, वो से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन। तो आप चेक कर लीजिए, अब इसमें क्लियर हो गया। ये देखिए, ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नहीं बनाएगा वो। 52 नंबर प्रश्न, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार होता है, तो इसमें क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। ये सबको आपको याद ही होगा, स्क्वायर प्लेनर होता है, सब याद रखना ही चाहिए। चलिए 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन, कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। देखिए कौन सा प्रबलतम, क्लोरीन हो गया, क्योंकि आपको इसका कंसेप्ट दिया हुआ है कि ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा घटता है। क्लोरीन सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पूरे हेलोजन फैमिली में। निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है, एक ही ऑक्सी एसिड बनाने वाला कौन है। आप तो पढ़े हैं, इसका 44 ऑक्सी एसिड बनाए थे क्लास में। ये सीधा जवाब क्या हो गया, फ्लोरीन। फ्लोरीन केवल एक ऑक्सी एसिड बनाता है, तो एक ऑक्सी एसिड बनाने वाला फ्लोरीन, और बाकी जो है एक से अधिक बनाता है। ये बाकी हो गया मोर देन वन, मोर देन वन, ये ओनली वन। इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया था। ऐसा क्यों होता है कि फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। इसमें डी ऑर्बिटल आता नहीं, चूंकि इसका विन्यास इंड हो जाता है कहाँ जाकर के, दूसरी कक्षा में। और ये बाकी का जो विन्यास इंड होता है मैंने बड़े कक्षा में जाकर के, तो बड़े कक्षा में जाकर इंड होगा तो डी ऑर्बिटल का एंट्री हो जाता है। क्लोरीन में भी डी ऑर्बिटल का एंट्री है, ब्रोमीन में भी है, आयोडीन में भी है, लेकिन एफ फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल का एंट्री नहीं है। इसी कारण वो केवल एक ऑक्सी एसिड बनाता है। निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, धनात्मक, बताइए। इसमें धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं, यहाँ ध्यान देना, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तभी हमने जस्ट बताया फ्लोरीन ऐसा होगा, फ्लोरीन केवल -1 या -1 ओनली दिखाता है। आइए क्या होता है, +3 +1, ये क्या होता है, पॉजिटिव दिखाता है, यानी +3 +5 +7, ये सब आपको डिटेल में लिखाया गया था। ये सब दिखाता है, लेकिन ये -1 दिखाता है। तो सही जवाब आपका फ्लोरीन हो गया। छप्पन नंबर प्रश्न, वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में, कहता है प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन है, आर्गन। क्योंकि वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा गैस है, आर्गन है। संतावन, निम्नलिखित में कौन सी गैस मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, तो क्लियर है, क्लोरीन डाई एटॉमिक होता है। क्लोरीन क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। हीलियम का संकेत He है, नाइट्रोजन N2 होता है, ऑक्सीजन भी O2 होता है। तो अब देखिए मोनो एटॉमिक कौन है, हीलियम, क्योंकि यह स्टेबल होता है, यह बॉन्ड नहीं बनाता है, इसी कारण यह मोनो एटॉमिक होता है। अंठावन नंबर प्रश्न, इसमें कहता है हीलियम का मुख्य स्रोत है, हीलियम का मुख्य स्रोत कौन है, मोनाजाइट है। ये मोनाजाइट एक खनिज है जिसमें हीलियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखना है। 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सबसे, मैंने किसका क्वथनांक सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है,
हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, आर्गन है। हीलियम होगा क्योंकि नोबल गैस इसके अंतर्गत आता है और नोबल गैस में भी सबसे कम कौन होगा? हीलियम होगा। चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, अब याद रखिए इसे। 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव नोबल गैस है? नोबल गैस रेडियो एक्टिव कौन है? रेडॉन होता है। रेडॉन रेडियो एक्टिव होता है। चलिए 61 नंबर, निम्नलिखित में से किस नोबल गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया है? आपको क्लास में बताए थे, जेनॉन का कंपाउंड पढ़ाए थे। जेनॉन ही सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और सबसे ज्यादा अधिक संख्या में यही कंपाउंड बनाया है, जिसमें इसके कंपाउंड को आपको याद होगा, जेनॉन और फ्लोरीन से बना हुआ कंपाउंड पढ़े थे आप। जेनॉन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से बना हुआ कंपाउंड पढ़े थे, तो आसानी से यह आपको याद होगा। 62 क्वेश्चन नंबर 62 आ गया। इसमें कहता है, फिर इसका पूछ रहा है जेनॉन टेट्रा, इसके पूर्व में भी आया था, स्क्वायर प्लानर हो, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसके पहले भी आपको मिला। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह से आपका ये पी ब्लॉक का जो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव था वो पूर्ण हुआ, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से सारे चैप्टर का वीडियो आने वाले हैं। और अभी तक आप जो है पिछले वीडियो में आपने देखा कि बहुत सारे प्रश्नों को जहाँ जहाँ आपको परेशानी हुआ तो आपने समस्या का समाधान किया। तो अब इसको अध्ययन कर लीजिए, पी ब्लॉक का अध्ययन कर लीजिए, और इसके बाद हम जस्ट 8वां चैप्टर यानी डी और एफ ब्लॉक का वीडियो डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।